नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पे चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे क्या, आजीविका अंतर्गत कार्यरत कैडर। ठीक, तो जो कल हम आजीविका के बारे में चर्चा किए थे, आजीविका के संबंधी क्या क्या चलाए जा सकते हैं, क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, तो इसको संचालित करने के लिए कैडर की आवश्यकता होती है। कैडर, ठीक ना। तो आजीविका के अंतर्गत कैडर काम करते हैं। अब एक कैडर क्या होता है दोस्तों, ठीक ना, इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में थ्योरी पर आऊंगा। ठीक ना, यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भूलना नहीं है जी। देखिए कैडर, हमारे राज्य में ना 3 प्रमुख कैडर है। कितने प्रमुख? 3। कैसे पतला चल रहा है जी ये, ठीक। 3 प्रमुख कैडर है। प्रमुख क्या है दोस्तों? कैडर कार्यरत है छत्तीसगढ़ में, कार्यरत है। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख कैडर कार्यरत है। 3 प्रमुख कैडर कार्यरत है छत्तीसगढ़ में। करता क्या है? ठीक, ये कैडर करता क्या है? गांव चौपाल में जाकर ना, गांव चौपाल में जाकर, ये घर घर जाते हैं, गांव चौपाल में जाते हैं, गांव चौपाल में जाकर घर घर जाते हैं। फिर करते क्या है? किसानों और पशुपालकों का मदद करते हैं। जाकर किसानों और पशुपालकों का क्या करते हैं जी? मदद करते हैं। पशुपालकों का क्या करते हैं? मदद करते हैं। अर्थात ये जो कैडर होते हैं, 3 प्रमुख कैडर अभी पढ़ेंगे। 3 प्रमुख कौन कौन से कैडर हैं, कृषि सखी, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कैडर होते हैं ना, ये किसानों को, पशुपालकों को आधुनिकीकरण से जोड़ते हैं, उनकी मदद करते हैं। मतलब क्या? प्रशिक्षण के क्षेत्र में, है ना, प्रशिक्षण के क्षेत्र में मदद करेंगे और भी कुछ जानकारी देंगे। अर्थात किसानों को एवं पशुपालकों को दोस्तों आधुनिकीकरण से जोड़ा जाता है। आधुनिकीकरण, तब जाके हम ग्रामीण विकास की परिकल्पना को प्राप्त कर पाएंगे। आजीविका अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है, मिशन है। इस मिशन के तहत बहुत सारे स्कीम कार्यरत हैं। समझ में आ रहा है ना? ये है दोस्तों 3 प्रमुख कैडर। इसका लक्ष्य क्या है कि गांव गांव में जाते हैं, घर घर जाएंगे, किसानों को, पशुपालकों का मदद करते हैं, उसे आधुनिकीकरण से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और भी कोई उद्योग के क्षेत्र में। ठीक, तो चलिए आते हैं सीधा टॉपिक पे। ठीक, देखिए तो 3 प्रमुख कैडर हैं। क्या क्या है देखिए, एक कृषि सखी है, दूसरा पशु सखी है और तीसरा कृषि उद्योग सखी है। कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, तो 3 प्रकार के कैडर हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। आजीविका से संबंधित कितने प्रकार के कैडर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं? तो आपका आंसर होगा सर 3 प्रकार के कैडर कार्यरत है हमारे छत्तीसगढ़ में। आजीविका से संबंधित जो किसानों का, हमारे जो किसान भाई बहन हैं या हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं, उनको मदद करते हैं, उनको आधुनिकीकरण से, उन्हें यंत्रीकरण से जोड़ा जाता है। ठीक, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कृषि सखी के बारे में। कृषि सखी क्या कहता है देखिए, देखिए कृषि सखी इंपॉर्टेंट है। कृषि सखी राज्य में कुल प्रशिक्षित 12,557 कृषि सखी कार्यरत हैं। तो इस कैडर के तहत, कृषि सखी कैडर के तहत 12,517 कृषि सखी कार्यरत हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हमारे छत्तीसगढ़ में कितने कृषि सखी कार्यरत हैं? तो 12,517 कृषि सखी कार्यरत हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 12,517 कृषि सखी कार्यरत हैं।
कितने कृषि सखी कार्यरत हैं? तो 12,517 कृषि सखी कार्यरत हैं जी, भूलना नहीं है। कृषि सखी कार्यरत हैं जो ग्राम स्तर पर घर घर जाकर महिला कृषकों को खेती के उन्नत तरीके, महिला कृषकों को खेती के उन्नत तरीके, कीट प्रबंधन, उन्नत खेती का कैसे उन्नत तरीके से खेती किया जा सकता है, कीटों का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, ठीक ना, बीज उपचार के जैविक तरीके से अवगत कराती है, अवगत करवाती है। तो महिला कृषकों को क्या क्या अवगत कराती है ये कृषि सखी घर घर जाकर? तो कृषि के उन्नत तरीके सिखाती है, कीट प्रबंधन के बारे में बताती है और बीज उपचार के संबंध में दोस्तों अवगत कराती है। यही इसका कार्य है कृषि सखी का। कितने कृषि सखी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 12,517 कृषि सखी कार्यरत हैं। ये आपका याद होना चाहिए डेटा, ठीक है। तो कृषि सखी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पशु सखी पे। पशु सखी मतलब पशु के सखी नहीं है जी ना, पशु सखी है ये, ठीक है ना। कहां चला गया, नीचे आ गए क्या? पशु सखी, ठीक। देखिए राज्य में कुल प्रशिक्षित 12,451 पशु सखी कार्यरत हैं। तो राज्य में कितने पशु सखी हैं? तो 12,451, 12,491 पशु सखी हमारे छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं जी, ठीक। 12,491 पशु सखी कार्यरत हैं। पशु सखियों के द्वारा घर घर जाकर पशु पालकों के साथ आवास प्रबंधन, कैसे शेड का निर्माण किया जाएगा पशुओं के लिए, आवास प्रबंधन, पशुओं के टीकाकरण के संबंध में, ठीक है, आवास प्रबंधन, टीकाकरण, छोटे जुगाली करने वाले पशुधन प्रबंधन, जो जुगाली करते हैं, जुगाली कर करके खाते हैं जी, तो छोटे जुगाली करने वाले पशु प्रबंधन और गांवों में टीकाकरण शिविर आदि आयोजित करने के बारे में चर्चा किया जाता है। ये होता है पशु सखी। तो गांव में जाकर पशु टीकाकरण आयोजित करते हैं, ठीक ना। तो ये सब के संबंध दोस्तों पालकों को, पशु पालकों को जानकारी देते हैं घर घर जाकर। ये कौन होते हैं? पशु सखी होते हैं। कितने कार्यरत हैं? तो 12,491 पशु सखी कार्यरत हैं। कृषि उद्योग सखी, कृषि उद्योग सखी के बारे में पढ़ते हैं जी। कृषि उद्योग सखी तो राज्य में कुल गठित उत्पादक समूहों में 1601 उद्योग सखी कार्यरत हैं। 1601 उद्योग सखी। अब जो उद्योग होंगे नाम वो कृषि से संबंधित उद्योग होंगे, तभी इसको उद्योग सखी बोलेंगे। मतलब कृषि उद्योग लिखा है मतलब क्या, मतलब जो उद्योग है वो कृषि से संबंधित उद्योग होंगे, उसी को कृषि उद्योग सखी कहेंगे, ठीक। कितने हैं? तो 1601 उद्योग सखी कार्यरत हैं। गठित उत्पादक समूहों के कुशल संचालन हेतु उद्योग सखी उत्पादकों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं प्राथमिक स्तर पर उत्पादों के एकत्रीकरण, रिकॉर्ड संधारण में उत्पादक समूहों का मदद करते हैं। तो अल्टीमेट इसका गोल क्या है दोस्तों? किसानों एवं पशुपालकों का मदद करना, उसे आधुनिकीकरण से जोड़ना, इसका अल्टीमेट गोल है, लक्ष्य है कृषि सखी का। कितने कृषि सखी कार्यरत हैं अलग अलग कैडर में, उसको बस याद रखना है आपको, ठीक। अब टूल बैंक कस्टम हायरिंग सेंटर है हमारे छत्तीसगढ़ में। टूल बैंक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों। कई छोटे मोटे ना किसान है जी, कई छोटे मोटे मझले किसान होते हैं जिसके पास टेक्नोलॉजी यंत्रों की, जिनको यंत्रों की जरूरत होती है लेकिन उसके पास नहीं है। मान लो किसी किसान को ट्रैक्टर की जरूरत है, हार्वेस्टर की जरूरत है, पंप की जरूरत है, लेकिन उसके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो किसान छोटा है। तो उसे किराए पे देने के लिए, उनको किराए पे देने के लिए टूल बैंक कस्टम हायरिंग सेंटर का स्थापना किया गया है। छोटे मोटे किसानों के लिए, मझले किसानों के लिए टूल बैंक कस्टम हायरिंग सेंटर का स्थापना किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। टूल बैंक कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक। टूल बैंक हायरिंग कस्टम हायरिंग सेंटर छोटे मंझले किसान, छोटे मंझले किस्म के किसानों को कृषि यंत्रों को किराए से प्रदान करने हेतु टूल बैंक कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। तो जो छोटे मंझले किसान होते हैं अर्थात लघु एवं सीमांत श्रेणी के जो कृषक हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, मेरे प्यारे बच्चों,
80% 80% लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। पहले 82% हुआ करता था, जो घटकर अब 80% हो गया है। 80% लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक हैं जी, ठीक ना। तो इन कृषकों को दोस्तों कृषि यंत्र किराए पर देने के लिए टूल बैंक कस्टम हायरिंग सेंटर का स्थापना किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है, राइट। अब तक कुल 6556 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने हायरिंग सेंटर है जी, टूल बैंक है जी हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 6556 टूल बैंक एवं हायरिंग सेंटर है, 6556। ये आंकड़ा को याद रखना है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो किसानों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। किसानों को दोस्तों फैसिलिटी सेवाएं प्रदान करता है। क्या क्या सेवाएं? उसे कृषि यंत्र प्रदान करता है छोटे किसानों को, मझले किसानों को, ताकि उसकी आय में वृद्धि हो सके, उसका उत्पादन क्षमता में विकास हो सके दोस्तों, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। इसलिए हमारे सरकार ने, देखिए कितना दयावान सरकार है, सरकार आपकी मदद कर रहा है दोस्तों। क्या? हायरिंग सेंटर, टूल बैंक एवं हायरिंग सेंटर स्थापना कर दिया है, ताकि मेरे प्यारे किसान को किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो, ठीक। यही तो समाजवादी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमारा जो राज्य का नेचर है वो समाजवादी बताया गया है। यही तो एक प्रकार का समाजवादी है कि हम किसानों के हित में कार्य करें, हमारे समाज के हित में कार्य करें। यही तो हमारे राज्य के नेचर को समाजवादी बनाता है, ठीक। की जा चुकी है। स्व सहायता समूह द्वारा इसे महिला कृषकों को खेती से आधारित कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। तो महिला कृषकों को खेती से आधारित कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। टूल बैंक कस्टम हायरिंग सेंटर से आप क्या समझते हैं? अवसर में दिया जा सकता है किसानों को कृषि यंत्र किराए पर देने के लिए और कुछ करने के लिए। तो बस यही से क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, ठीक। चलिए, तो ये रहा आपका आजीविका से संबंधित, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका से संबंधित जो एक्टिविटी किए जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात बिहान के अंतर्गत गैर आजीविका से संबंधित एक्टिविटी किए जा रहे हैं ना। अभी तक हम पढ़े हैं, अभी तक क्या पढ़े कि आजीविका मिशन के तहत सामाजिक समावेशन कैसे किया जा रहा है, सामाजिक समावेशन कैसे किया जा रहा है, वित्तीय समावेशन कैसे किया जा रहा है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका के संबंधी में कैसे गतिविधियां की जा रही है उसके संबंध में पढ़ चुके हैं। अब गैर आजीविका मतलब नॉन फार्म लाइवलीहुड, गैर कृषि आजीविका, क्या है ये? गैर कृषि आजीविका से संबंधित, आजीविका से संबंधित गतिविधि आप जो पढ़ेंगे ये कृषि से संबंधित नहीं रहेंगे। कैसे दोस्तों प्रशिक्षित किए जाएंगे? अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाएगा, स्वरोजगार दिया जाएगा। मतलब अब बात करेंगे हम उद्यम की, कुटीर उद्योग की, दुकानों की बात करेंगे, सिलाई कढ़ाई मशीनों की बात करेंगे। अब एक गैर कृषि आजीविका के संबंध में पढ़ेंगे कैसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा दिया जा रहा है, गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके लिए पहला प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसे SVEP कहा जाता है, SVEP कहा जाता है जी, ठीक ठीक। चलिए देखिए, आपसे ना ये लिख के देंगे एग्जाम में, SVEP से आप क्या समझते हैं? SVEP से आप क्या समझते हैं? तो S का मतलब होता है स्टार्टअप, क्या? स्टार्टअप, क्या? तो स्टार्टअप, क्या? तो स्टार्टअप, ठीक। S का मतलब होता है स्टार्टअप। V का मतलब होता है विलेज, विलेज मतलब ग्रामीण, 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 विलेज, ठीक। E का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप, 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 ठीक। और P का मतलब प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, कार्यक्रम है, कार्यक्रम है, ठीक। तो SVEP को याद रखना मतलब स्वैप, क्या हो सकते हैं इसको? स्वैप,
SVEP। अब देखो इस स्वेप को ना, इस स्वेप क्या है इसके बारे में कुछ मैं ब्रीफ दे देता हूं, उसके बाद सीधा मैं थ्योरी पे आऊंगा। पहले हम स्वेप को समझ लेते हैं। ठीक, स्वेप, ये जो स्वेप है ना मेरे प्यारे बच्चों, SVEP, ये कहां संचालित किए जाते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में संचालित किए जा रहे हैं। स्वेप, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके तहत क्या होता है? छोटे स्तरीय उद्यम शुरू करने में मदद किया जाता है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में ना छोटे स्तरीय उद्यम शुरू करने में मदद किया जाता है, किया जाता है। मतलब स्वैप के तहत दोस्तों, स्वैप के तहत ग्रामीण क्षेत्र में छोटे स्तर पर उद्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में मदद किया जाता है। जैसे चाय, वैसे जैसे डॉली चाय वाला, समझ में आ रहा है ना? अब वाले आपको डॉली चाय वाला बनना है तो स्वैप के तहत आप मदद ले सकते हैं। ठीक ना? तो छोटे उद्यम शुरू करने के लिए, चाहे सिलाई कढ़ाई बुनाई बुनकर उनके सब क्षेत्र में जो भी हो, कि मदद किया जाता है। अब ये सब चीज करना पड़ेगा तो इसके लिए दोस्तों तकनीकी सहायता भी देना पड़ेगा। तो स्वैप के तहत तकनीकी सहायता भी दिया जाता है। क्या? तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता भी दिया जाता है, तकनीकी सहायता भी दिया जाता है स्वैप के तहत। क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि दोस्तों आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास को क्या मिले? तो बढ़ावा मिले मेरे प्यारे बच्चों। आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी एंड बेरोजगारी को कम किया जा सके। बेरोजगारी को क्या किया जा सके? को कम किया जा सके। इसलिए दोस्तों स्वैप स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को प्रमोट करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं की रोजगार को बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य है। इसलिए इसको स्वैप कहा जाता है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। उद्यमी बनाना, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को, यूथ को डॉली चाय वाला बनाना। समझ पा रहे ना? ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को डॉली चाय वाला बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक ना? चलिए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब इसके तहत क्या क्या किया जा रहा है इसको हम पढ़ते हैं। स्वेप, ठीक, तो स्वेप दोस्तों आजीविका मिशन के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है, याद रखना है पहली बात तो। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। एक बात पूछना, आप हमेशा NRLM पढ़ते हैं, NRLM, और आपको मैं पढ़ा रहा हूं अभी SRLM, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। अब ये क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या दोनों एक दूसरे के से अलग हैं? क्या दोनों एक ही हैं? क्या राज्य में दोनों एक साथ लागू होता है तो दोनों एक संरचना है? क्या है? कमेंट करके बता दीजिए। दोनों अलग अलग तिथियों पर लागू हुआ है ना, तो क्यों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है? इसको एक साथ क्रियान्वित किया जाता है कि अलग अलग तरीकों से क्रियान्वित किया जाता है? कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, मैं तो बाद में बताऊंगा। ठीक, चलिए तो स्वेप के बारे में पढ़ते हैं। SVEP VIP नहीं जी, SVEP का उद्देश्य है ग्रामीण उद्यमों को शुरू करने और तकनीकी सहायता प्रदाय कर गांव में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और गरीबी और बेरोजगारी को कम करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों गांव में ग्रामीण उद्योग खोलने में मदद करना है, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना है ना?
तो छोटे स्तर के उद्यम शुरू करने में मदद करना है। समझ में आ रहा है ना, पहला उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरू करने में मदद करना, पहला। दूसरा है तकनीकी सहायता प्रदान करना, टेक्निकल सपोर्ट करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है जी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, प्रमोट करना है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। ठीक। चौथा उद्देश्य है इसका कि हमारे गांव में गरीबी बहुत ज्यादा है। हमारे गांव में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है। जिस क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है वहां गरीबी ज्यादा होगा, तो क्यों ना बेरोजगारी को दूर करें। जब बेरोजगारी दूर होगा तो गरीबी भी दूर होगा, अर्थात गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करना इसका उद्देश्य है जी, लक्ष्य है, टारगेट है इसका स्वेप का। ठीक। तो क्या क्या किया जाता है देखिए इसके तहत, स्वेप के तहत उद्यमियों का प्रशिक्षण, उद्यमियों का प्रशिक्षण और क्षमता में निर्माण किया जाता है जी। मतलब जो भी उद्यम है, मान लो जो भी उद्यम, जैसे डॉली चाय वालों को उद्यम को चाय बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्वेप के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसे तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगा और उसका जो तो क्षमता में निर्माण किया जाएगा, उसको दक्ष बनाया जाएगा। चाय बनाने के क्षेत्र में डॉली को दक्ष बनाया जाएगा, तभी तो जाकर आगे चलकर दोस्तों वो डॉली चाय वाला बनेगा और वर्ल्ड फेमस हो जाएगा और एक दिन बिल गेट्स उसके पास चाय पीने आएगा। किसका कमाल है? ये स्वेप का कमाल है। उदाहरण बोल दे रहा हूं ना, रियल मत समझ जाना उसे, ध्यान से समझा रहा हूं कि कैसे स्वेप के माध्यम से ये व्यक्ति डॉली चाय वाला बन सकता है। ठीक ना। उद्यमों का प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण किया जाता है, मतलब उसे दक्ष बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से चाय बना सके, ताकि बिल गेट्स भी पीने आए। ठीक। दूसरा उद्यम सलाहकार, उद्यम सलाहकार सेवाओं के माध्यम से, उद्यम सलाहकार सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को अपने उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाना। तो ग्रामीण में जो गरीब परिवार हैं, गरीब परिवार के सदस्य हैं दोस्तों, मेंबर हैं, जैसे डॉली हैं, उन डॉली को उद्यम सलाहकार के माध्यम से, एक्सपर्ट के माध्यम से, जो उद्यम के संबंध में कुछ जानकार रखते हैं, एक्सपर्ट है, सलाहकार है, उस सलाहकार के माध्यम से उसको क्या करना है दोस्तों, उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाना है जी, ताकि वो उद्यम स्थापित कर सके। ठीक। तीसरा देखिए, उद्यमियों को अब उसको भाई स्थापित करने में, उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाना है, तो उद्यम स्थापित करेगा कहां से करेगा? जब उसके जेब में पैसा होगा ना, पता चला उद्यम स्थापित करना है, अब जेब में फुटी कौड़ी नहीं है, तो क्या उद्यमी बन पाएगा वो? नहीं। तो सरकार इसके तहत करता क्या है, तो देखिए, उद्यमियों को बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप और संघों से ऋण प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो उद्यमी मान लो कोई भी उद्यम बनना चाहता है, तकनीकी सहायता प्राप्त कर लिया, अब उसको स्थापित करना है, कोई उद्यम चाय खोलने के लिए ठेला लगाना है, तो हो सकता है बैंक से ऋण ले, या स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ऋण ले सकता है, या अन्य कोई संगठन से वो ऋण प्राप्त कर सकता है, कि सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है उस उद्यमी को। ठीक। अब इसके तहत कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसे सीआरपी कहा जाता है, और इंटरप्राइज प्रमोशन, सीआरपी ईपी कहा गया है, ईपी का चिन्हांकन एवं प्रशिक्षण करना, मतलब एक सीआरपी ईपी का चिन्हांकन किया जाता है, उसे प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है। ये गांव-गांव में जाकर दोस्तों, स्वेप के तहत गांव-गांव में जाकर उद्यमी को ढूंढते हैं, उसका चिन्हांकन करते हैं, उसे तकनीकी सहायता देते हैं, उद्यम स्थापित करने में मदद करते हैं, उसे बैंक से जोड़ते हैं, स्व सहायता समूह से जोड़ते हैं, उसे किसी संघ से जोड़ते हैं ताकि वो ऋण प्राप्त कर सके और डॉली चाय वाला बन सके। ठीक। देखिए, स्थानीय संसाधनों का विकास, स्थानीय संसाधनों का विकास करना सिखाया जाता है। स्थानीय संसाधन मतलब जो वो चीज, वो वस्तु जो उपयोगी हो, वो संसाधन है। मतलब जो उपयोगी नहीं है वो संसाधन नहीं कहलाता। जैसे जल, यदि जल उपयोगी है तो जल संसाधन है, यदि जल दूषित है तो जल संसाधन नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे दोस्तों स्थानीय संसाधन होते हैं, जैसे खादी हो गया। ठीक ना। अब गाँव में जैसे किसी चीज को मैं रिसोर्स में, संसाधन में कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे मैं गांव में मैं गन्ना रस बेचता हूं, तो गन्ना का जो रस छिलका है उससे मैं विद्युत उत्पादन कर सकता हूं। तो जो गन्ना का जो छिलका है वो एक प्रकार का संसाधन हो गया, तो उसको संसाधन में तब्दील करना आना चाहिए, रिसोर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक ना। तो स्थानीय संसाधनों का विकास करना,
मतलब स्थानीय संसाधनों का विकास करना, और सीआरपी के मतलब सीआरपीईपी मतलब कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन के काम की निगरानी और निर्देशन के लिए, ये निगरानी, इसके निगरानी में और निर्देशन के लिए एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप संघों की क्षमता का निर्माण करना है। तो स्थानीय संसाधनों का विकास करना और सेल्फ हेल्प ग्रुप संघों की क्षमता निर्माण करना कौन करता है? तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज पर्सन ये सब चीज करते हैं जी। ठीक, अब देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, गांव में संगठन बने होते हैं, ग्राम संगठन, एवं बैंकिंग सिस्टम से अपने उद्यम शुरू करने के लिए ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सुविधा पहुंचाने में सहायता करना, वित्तीय सुविधा पहुंचाने में सहायता करना स्वेप के तहत सहायता किया जाता है जी। ठीक, पढ़ चुके हैं इसको। आते हैं हम एसवीईपीके, 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 इस मतलब स्वेप के माध्यम से, अलग है ना ये, एक साथ लिखे अलग है, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्वेप के माध्यम से स्व सहायता समूह सदस्यों की आय बढ़ाने में मदद करने के लिए कृषि उपज, कारीगर उत्पादों, अन्य वस्तुओं और सेवाओं, कारीगर उत्पाद हो गया, अन्य वस्तुओं हो गया, सेवाओं के लिए इनपुट और आउटपुट की आपूर्ति श्रृंखला के साथ जोड़ना है। इनपुट और आउटपुट आपूर्ति की श्रृंखला के साथ दोस्तों जोड़ना है जी। ठीक, आगे देखिए, इस योजना का ना संचालन मतलब स्वेप का जी, स्वेप का संचालन हमारे छत्तीसगढ़ के कुल 9 विकास खंडों में, कितने विकास खंड में? स्वेप का संचालन हमारे छत्तीसगढ़ के 9 विकास खंडों बस्तर, नरहरपुर, कुरुद, लखनपुर, छुरा, राजनांदगांव, बलरामपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर में किया जा रहा है। प्रारंभ से किया जा रहा है, अभी और बढ़ा है, देखेंगे 2024-25 में। ठीक, तो 9 विकास खंडों में किया जा रहा था, अभी भी किया जा रहा है। यहाँ तकनीकी सहयोगी संस्था, अभी 9 विकास खंडों में ना तकनीकी सहयोगी संस्था के रूप में कौन कार्य कर रहा है? याद रखना है, तकनीकी सहयोगी संस्था EDII अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ? गुजरात। ये ईडी क्या है? तो वो ईडी नहीं है ना, EDII अहमदाबाद के द्वारा 2 विकास खंड, हमारे छत्तीसगढ़ के 2 विकास खंड अंबिकापुर और बैकुंठपुर में कार्य किया जा रहा है। तो EDII अहमदाबाद क्या है दोस्तों? तकनीकी सहायता के लिए एक संस्था है। तो कहाँ कार्यरत है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के 2 विकास खंड में कार्यरत है। कहाँ? तो अंबिकापुर और बैकुंठपुर। अंबिकापुर सरगुजा का हेडक्वार्टर है, बैकुंठपुर दोस्तों हमारे कोरिया जिला का हेडक्वार्टर है, और दोनों विकास खंड भी है। ठीक, में कार्य किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक कुल 18,264 उद्यमों को बढ़ावा दिया जा चुका है। तो अब तक दोस्तों 18,264 ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा दिया जा चुका है, अर्थात 18,264 डॉली को डॉली चाय वाला बनाया जा चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डेटा और याद रखना है। वर्ष 2024-25 में कुल 16 विकास खंड रामचंद्रपुर, पेंड्रा, बलौदा, जसपुर, धरसींवा, सारंगढ़, उड़गी, सिमगा, डोंडी, दंतेवाड़ा, फिंगेश्वर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदल, माकड़ी, केसकाल, आरंग विकास खंडों में योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है और डीपीआर तैयार किया गया है। तो देखिए पहले से संचालित 9 विकास खंड है। 2023-24 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जा चुका है। ठीक, योजना की स्वीकृति ये 16 विकास खंडों में। तो कुल कितना विकास खंडों में ये संचालित हो जाएंगे? तो 16 + 9 कर दीजिए, कितना? इधर मैं लिख देता हूँ 16 + 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 की 5 मतलब 25 विकास खंडों में ये स्वेप
संचालित हो जाएगा कुछ समय के बाद। अभी बस इतना याद रखना है कि 9 विकास खंडों में संचालित है। 2023-24 में दोस्तों 16 विकास खंडों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गया है। ठीक, और इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है जी। डीपीआर तैयार किया जा रहा है मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डीपीआर का मतलब क्या होता है, डीपीआर तो डिटेल्स प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इसके संबंध में कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इसके जानकारी संबंध एकत्रित किया जा रहा है। ठीक, ये रहा आपको दोस्तों। ठीक, तो ये रहा आपका क्या, स्वैप पढ़ चुके हैं, बहुत मजा आया। तो कैसे आप स्वैप के माध्यम से डॉली चाय वाला बन सकते हैं। ठीक, चलिए तो छोड़ दें वीडियो का तैयारी, डॉली चाय वाला बन जाएं, स्वैप ज्वाइन कर लें। चलिए, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की बात करते हैं, जिसको OSF कहा जाता है। OSF कहा जाता है, वन स्टॉप फैसिलिटी। अब इसका मैं कुछ ब्रीफ देता हूं, उसके बाद थ्योरी पे आएंगे। OSF वन स्टॉप फैसिलिटी क्या है, वन स्टॉप फैसिलिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में कुछ ब्रीफ समझ लेते हैं। तो OSF वन स्टॉप फैसिलिटी एक क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, केंद्र है। ऐसा केंद्र है जहां पर, लीजिए ये क्या है, ये क्या है, ऐसा केंद्र है, सेंटर है, जहां पर उप जिला स्तर पर मतलब ब्लॉक, उप जिला स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को, उप जिला स्तर पर किसको, तो सूक्ष्म इसको अच्छा लिख दीजिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को, सूक्ष्म का स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं क्या जी, मैं भूल गया हूं, सूक्ष्म एवं, अरे यार हर बार मिस्टेक होता है ये, देखिए सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमियों को, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमियों को उप जिला स्तर पे ना, जो सूक्ष्म उद्यमी होते हैं या जो मध्यम उद्यमी होते हैं, उनको दोस्तों एक ही छत के नीचे एक ही छत के नीचे दोनों उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सभी जरूरी सेवाएं एवं परामर्श दिए जाते हैं। नीचे सभी जरूरी सेवाएं मतलब सर्विस, सभी जरूरी सेवाएं, उद्यम से संबंधित जो भी सर्विस होते हैं वो सेवाएं एवं परामर्श दिए जाते हैं, दिए जाते हैं किसके माध्यम से, तो OSF के माध्यम से। OSF अपने आप में एक सेंटर है जी, केंद्र है। इस केंद्र में होता क्या है, तो जो सूक्ष्म उद्यमी है ना, या जो मध्यम उद्यमी है या लघु उद्यमी है, उन उद्यमों को एक छत के नीचे एक मंच प्रोवाइड करता है, उन्हें सर्विस दिया जाता है, उनकी सहायता की जाती है। ठीक, उनको सर्विस दिया जाता है, उनकी सहायता की जाती है। तो चलिए आते हैं थ्योरी सेक्शन पे। देखिए आते हैं, देखिए क्या कहते हैं, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर एक केंद्र है। ठीक, OSF के अंतर्गत वर्तमान में मौजूद सूक्ष्म उद्यमों को व्यवसायों को, सूक्ष्म उद्यमों को व्यवसायों को मतलब जो व्यापारी हैं
व्यवसायी हैं उन व्यवसायियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उप जिला स्तर पर एक व्यापार सुविधा सह परामर्श केंद्र स्थापित किया जाएगा। व्यापार सुविधा सह परामर्श केंद्र स्थापित किया जाएगा, मतलब ये जो वन स्टॉप फैसिलिटी है यह सह परामर्श केंद्र है, मतलब यहाँ से परामर्श या एडवाइस दिया जाता है उद्यमियों को जी, ठीक है ना, स्थापित किया जाएगा। और साथ ही नए उद्यमों को विकसित करने में तकनीकी सहायता एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता, तो इसके तहत तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। तो यहां से क्या क्या हो सकता है, पहली बात एडवाइस, बिजनेस के संबंध में एडवाइस दिया जाता है, सूक्ष्म उद्यम लघु उद्यम के संबंध में एडवाइस दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, तकनीकी सहायता दिया जाता है, वित्तीय सहायता दिया जाता है ओएसएफ के माध्यम से। और यह एक केंद्र होता है जो उप जिला स्तर पे कार्य करता है, उप जिला स्तर पे कार्य करता है। ठीक, उद्यमों को विकसित करने हेतु बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिसे बीडीएसपी कहा जाता है, बीडीएसपी का चिन्हांकन एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उद्यम विकास में सहायता प्रदान की जाती है। तो इस ओएसएफ के माध्यम से दोस्तों किसका चयन किया जाता है, तो बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर का चयन किया जाता है और उसको प्रशिक्षित किया जाता है। दोस्तों ये इसमें कार्य करता है। ठीक, उद्यमों की यही सहायता देता है, उद्यमों को तकनीकी सहायता वित्तीय सहायता में मदद कौन करता है, तो बीडीएसपी करता है। ठीक, अब ओएसएफ द्वारा उद्यम विकास को प्रदान की जाने वाली सहायता, क्या क्या सहायता दिया जाता है, इस ओएसएफ के माध्यम से उद्यमियों को क्या क्या सहायता प्रदान किया जाता है, कैसे सपोर्ट किया जाता है, चलिए समझते हैं। व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता किया जाता है जी, व्यवसाय को शुरू करने के लिए सहायता किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। उद्यम स्थापित करने और चलाने के संबंध में प्रशिक्षण, कैसे उद्यम को स्थापित करना है और कैसे इसको चलाना है, इसके संबंध में सब प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और कौशल विकास का प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी के संबंध में स्किल विकास के संबंध में ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक, बाजार और व्यापार की जानकारी दी जाती है, बाजार और व्यापार की जानकारी दी जाती है, कैसे इसको मार्केट पे लाया जाएगा, मार्केट में इसको कैसे सेल किया जाएगा, ठीक ना, इसके संबंध में दोस्तों कैसे व्यापार किया जाएगा, इसके संबंध में जानकारी दी जाती है। वित्तीय सहायता पहुंचाने में मदद करता है, वित्तीय सहायता पहुंचाने में मदद करता है, वित्तीय सहायता पहुंचाने में क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मदद करता है जी। ठीक, देखिए अब ये डेटा को याद रखना है। वर्तमान में 4 जिलों में, याद रखना वर्तमान में दोस्तों 4 जिलों ना, 4 जिलों के नाम लिख रहा हूं मैं इधर, बस्तर 1 हो गया, रायपुर 2 हो गया, सरगुजा 3 हो गया, राजनांदगांव 4 हो गया, मतलब 4 जिले, छत्तीसगढ़ के 4 जिले में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर ओएसएफ की स्थापना की जा चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से कितने जिलों में ओएसएफ सेंटर स्थापित है, तो 4 जिलों में। कहां कहां, तो बस्तर में, रायपुर में, सरगुजा में, राजनांदगांव में, बस्तर में, रायपुर में, सरगुजा में, राजनांदगांव में ओएसएफ सेंटर स्थापित किया जा चुका है। एवं योजना का संचालन कुल 14 विकास खंडों में, कुल 14 विकास खंडों बस्तर, बकावंड, तोकापाल, जगदलपुर, धरसींवा, तिल्दा, अभनपुर, आरंग, लखनपुर, अंबिकापुर, बतौली, राजनांदगांव, डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ में किया जा रहा है। मतलब ये 4 जिले के जो ब्लॉक है ना, बस्तर, रायपुर, सरगुजा एवं राजनांदगांव के जो ब्लॉक हैं, विकास खंड हैं, उन विकास खंड में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक, तो 4 जिलों में सेंटर स्थापित है। ये 4 जिला के जो विकास खंड है उस विकास खंड में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। ठीक, ठीक, ये जितना भी यहाँ विकास खंड लिखा हुआ है ना जी, 14 विकास खंड, ये चारों जिला के हैं। ठीक ना, देखिए योजना के अंतर्गत कुल 110 बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर बीडीएसपी कार्यरत हैं। तो इस योजना के अंतर्गत कितने बीडीएसपी कार्यरत हैं, तो 110 बीडीएसपी कार्यरत हैं, जो उद्यमों को दोस्तों, उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करता है। कितने बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो 110। वैसे परियोजना के अंतर्गत 14 विकास खंडों में, वही जो 14 विकास खंड है, 14 विकास खंडों में सीईएफ राशि
70 लाख की राशि प्रदान की गई है। अब सीईएफ क्या है दोस्तों, तो सीईएफ मतलब होता है सेंट्रल इक्विटी फंड। सीईएफ सेंट्रल इक्विटी फंड से कितना लाख प्रदान किया गया है, 14 विकास खंडों में पैसा कहां से आया है, तो सेंट्रल इक्विटी फंड से पैसा आता है। कितना लाख रुपए, तो 700 लाख की राशि प्रदान की गई है। 700 लाख की राशि प्रदान की गई है। 700 लाख, 700 लाख कहां से, तो सेंट्रल इक्विटी फंड से। सेंट्रल इक्विटी फंड से इन 14 विकास खंडों में 700 लाख की राशि प्रदान की गई है ताकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, अब तक कुल 3485 उद्यमों को चिन्हांकित किया जा चुका है। तो अब तक दोस्तों 3485 उद्यमियों को चिन्हांकित किया जा चुका है। एनआरएलएम के अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 3 जिले जांजगीर चांपा, रायगढ़ एवं बलरामपुर में संचालित की जा रही है। 24-25 से संचालित की जा रही है। अब तक 60 बीडीएसपी का चयन किया जा चुका है। 2023-24 से 60 बीडीएसपी का चयन किया जा चुका है एवं 300 उद्यमियों को चिन्हांकित किया गया है। 2023-24 के आंकड़े में ना, 24-25 के आंकड़े नहीं है। ठीक, तो ये रहा दोस्तों आपका ओएसएफ। तो दोस्तों आपको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ओएसएफ को भी पढ़ना रहता है। ये ओएसएफ क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसके संबंध में भी आपको पढ़ना होता है जी। राइट, चलिए बात करते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट। माइक्रो इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट के बारे में, जिसे मैड कहा गया है, मैड। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। गैर कृषि आजीविका के अंतर्गत उद्यमों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता, तो क्या तकनीकी सहायता भी देना है, वित्तीय सहायता प्रदान कर स्थापित किया जाना है। मतलब गैर कृषि के अंतर्गत उद्यमों को तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान कर स्थापित किया जाना है। माइक्रो इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट मैड के स्थापित किया जाना है। योजना के अंतर्गत उद्यमियों को वित्तीय सहायता राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्रदान किया जाना है। तो बैंक के माध्यम से वित्तीय राशि प्रदान किया जाता है। विकास खंड स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बीआरसी नोडल सीएलएफ की स्थापना की गई है। तो बीआरसी ब्लॉक स्तर पर स्थापना की गई है। सीआरपीईपी मतलब कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इंटरप्राइज पर्सन का मानदेय कार्य के आधार पर नोडल सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से दिया जाना है। मेड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों से कम एक स्व सहायता समूह सदस्य को अथवा उसके परिवार के एक सदस्य को ग्रामीण उद्यम स्थापित करने में तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो जो मेड का अल्टीमेट जो गोल है ना, तो ग्रामीण गरीब परिवार के एक सदस्य को या स्व सहायता समूह के परिवार के एक सदस्य को दोस्तों क्या बनाना है, तो ग्रामीण उद्यम स्थापित करने में तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक, स्थानीय संसाधनों के विकास के अंतर्गत गांव स्तर पर सामुदायिक कैडर का चिन्हांकन एवं प्रशिक्षित करना है। ग्रामीण उद्यम शुरू करने के लिए ग्रामीण उद्यमियों को प्रस्तावित मुद्रा बैंक ऋण सहित बैंकिंग प्रणाली, एसआरएलएम, सेल्फ हेल्प ग्रुप और संघों से सीआईएफ लोन ऋण दिलाने में मदद करना है। माइक्रो इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत राज्य के 18 विकास खंडों में कुल 3639 उद्यमियों को चिन्हांकित किया गया है। ठीक, चलिए क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये क्लस्टर डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में इसके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ना अंतर्गत जिला धमतरी हेतु, कौन से जिला की बात हो रही है, धमतरी। तो क्लस्टर डेवलपमेंट को समझना है। क्लस्टर डेवलपमेंट में धमतरी की बात हो रही है। ठीक, तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिला धमतरी हेतु वैल्यू चेन परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को प्रदान की गई है। तो जिला धमतरी में वैल्यू चेन परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा कब प्रदान की गई है, तो याद रखना है 31 मार्च 2021 को प्रदान किया गया है। परियोजना मतलब इस परियोजना का वैल्यू चेन परियोजना का मुख्य उद्देश्य हैंडलूम अंतर्गत, हैंडलूम मतलब हैंडलूम जो वस्त्र निर्माण होता है कपड़े का, ठीक ना, तो हैंडलूम अंतर्गत
निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना एवं बुनकरों का कौशल विकास कर आय में वृद्धि करना है। इस परियोजना मतलब वैल्यू चेन परियोजना के अंतर्गत एक प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस जिसको पीई कहा गया, पीई का गठन किया जाना है, जिसमें जिला धमतरी के 2 विकासखंड धमतरी एवं कुरुद के 53 ग्राम सम्मिलित होंगे। कितने ग्राम सम्मिलित होंगे जी? 53। तो क्लस्टर डेवलपमेंट मुख्यतः फोकस करता है धमतरी जिला को, ठीक ना। तो 53 ग्राम सम्मिलित होंगे। परियोजना अवधि 3 वर्ष की है। अब इसके तहत जो परियोजना प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा है, जिसमें 500 परिवारों को उत्पादक कंपनी से जोड़ा जाना लक्षित है। परियोजना की कुल लागत राशि 5.61 करोड़ है, जिसमें केंद्र का 60% है, राज्य का 40% है। केंद्र का 60% कितना आ जाएगा? तो 3.5 करोड़ और राज्य के 40% में 2.5 करोड़, ठीक है, 2.24 करोड़ मतलब लक्षम वैसे मान के चलो। परियोजना के अंतर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु तकनीकी सहयोग संस्था के रूप में फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन जिसको FDRVC के साथ अनुबंध किया गया है। अब तक कुल 451 उद्यमी बुनकरों को चिन्हांकित किया जा चुका है इसके तहत। कहा? धमतरी में, ठीक। तो बस इतना याद रखना यहां से जी। अब वित्तीय प्रबंधन देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखिए। वित्तीय प्रबंधन में 23-24 का डेटा नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है वर्ष 24-25 में राज्य शासन द्वारा राशि 560.76 करोड़ मात्र का बजट स्वीकृति किया गया था। तो 2024-25 में दोस्तों 560.76 करोड़ की राशि स्वीकृत किया गया था, जिसके विरुद्ध राशि रुपए 331.29 करोड़ 30 नवंबर 2024 तक व्यय किया गया है, जिसमें से रुपए 37.47 करोड़ कोषालय में राशि आहरण हेतु प्रगतिरत है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम दीनदयाल उपाध्याय योजना पे। अब दीनदयाल उपाध्याय योजना 2014-15 से प्रारंभ किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ये भी आपके राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ही इसे प्रारंभ किया गया था। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था जी? 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। इसको बंद करके इसका पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन खोला गया 3 जून 2011 को, ठीक। इसको रिप्लेस करके ना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत एक योजना चलता था जी, कौशल उन्नयन योजना। तो स्वर्ण जयंती SGSY के तहत कौशल उन्नयन योजना चलाया जा रहा था, जो ग्रामीण लोगों को ना स्किल को ना उसके कौशल में विकास करता था। अब इसको रिप्लेस करके बंद करके इसके जगह पर DDU-GKY लाया गया है, ठीक। कौशल उन्नयन विशेष परियोजना था को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु, किस लिए? तो कौशल का विकास के हेतु, स्किल डेवलपमेंट हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY लागू की गई है। तो किसको परिवर्तित करके DDU-GKY लागू की गई है पूछा जा सकता है। तो कौशल उन्नयन परियोजना को परिवर्तित करके DDU-GKY लागू किया गया है। DDU-GKY किसको रिप्लेस करके लागू किया गया है? तो कौशल उन्नयन योजना को, ठीक। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत एक परियोजना अवधि न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष की होगी दोस्तों। अब इसके तहत जो भी प्रोजेक्ट चलाया जाता है, परियोजना है, इसका अवधि होता है न्यूनतम 3 वर्ष, मैक्सिमम 6 वर्ष। न्यूनतम 3 वर्ष में आपको कोर्स कंप्लीट करेगा, आपको रोजगार दे देगा, आपको संबंध सब चीजों करेगा, और मैक्सिमम 6 वर्ष, न्यूनतम 3 मैक्सिमम 6 वर्ष। इसका क्या है दोस्तों? परियोजना अवधि है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल हैं, मतलब 33 के 33 जिलों शामिल है जी। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 33 के 33 जिले इसमें शामिल है। 33 जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौशल उन्नयन के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण आयु की याद रखना है ना, 15 से 35 वर्ष याद रखना है। ग्रामीण बीपीएल युवा लक्ष्य समूह तथा महिला अभ्यर्थियों विशेषकर उपेक्षित जनजाति समूह, पीवीटीजी के व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य समूहों, विशेष समूहों जिनमें पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूर, मानव व्यापार पीड़ित व्यक्ति, सर पर मैला ढोने वाला व्यक्ति, किन्नर, एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति हेतु अधिकतम आयु 35 वर्ष है। तो सामान्य ग्रामीण परिवार जो बीपीएल से हैं, बीपीएल परिवार गरीबी रेखा से नीचे परिवार में आते हैं, इसके लिए आयु का निर्धारण किया गया है 15 से 35। मतलब इस योजना के तहत कौशल विकास कर सकते हैं कौन, 15 से 35 वर्ष की आयु तक सामान्य के लिए। यदि कोई व्यक्ति विशेष पिछड़ी जनजाति का है, या वह व्यक्ति विकलांग है, या अन्य समूह से आते हैं, विशेष समूह से आते हैं, स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, या बंधुआ मजदूर हैं, वो मानव व्यापार पीड़ित व्यक्ति हैं, सर पर मैला ढोले का कार्य करते हैं, या एचआईवी पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आयु 45 वर्ष तक है जी। ऐसे व्यक्ति के लिए आयु 45 वर्ष तक है, इसको भी याद रखना है। ठीक ना, 45 वर्ष तक है, इसको भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलिए अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कम से कम 70% युवाओं को याद रखना है, डेटा फैक्ट याद रखना है, कम से कम 70 प्रशिक्षित युवाओं को, मतलब इसके तहत 70% प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थाओं फॉर्मल सेक्टर में जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर नियोजित किया जा रहा है। मतलब 70% युवाओं को नियोजित मतलब प्लेसमेंट किया जा रहा है किसी जिला में या राज्य में ही, या राज्य के बाहर कोई भी सेक्टर में, उसको फॉर्मल सेक्टर कोई कंपनी में किसी कहीं इसको ना नियोजित किया जा चुका है, प्लेसमेंट किया जा चुका है, मतलब जॉब मिल चुका है 70% लोगों को। ठीक, जिला स्तर पर युवाओं के प्रशिक्षण तथा नियोजन हेतु बेरोजगारों युवाओं की सूची तैयार की गई है तथा इस हेतु प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं, जिनके द्वारा कार्यों का अनुश्रवण किया जा रहा है। जिला स्तर पर उपलब्ध सूची में से ही युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में उनके रुचि के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें नियोजित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 में चालू किया गया था? 2014-15 में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक डीडीयू जीकेवाई के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 1 लाख, देखिए 1,17,1,754 10 लाख है जी, नहीं 10,01,754 हितग्राहियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य दिया गया है। ठीक, अब तक योजना के अंतर्गत अब तक 127 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों को लागत मतलब कॉस्ट क्या है तो 656 करोड़ की स्वीकृति जारी करते हुए 10,01,754 युवाओं को के प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया है। वर्ष 2016-17 से भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना का दर्जा राज्य को प्राप्त हुआ है। तो वार्षिक कार्य योजना का दर्जा हमारे राज्य को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में नवीन परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य स्तर से ही दी जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत अब तक कुल 63,386 युवाओं को प्रशिक्षित कर 38,742 युवाओं को नियुक्त किया जा चुका है। मतलब 38,762 युवाओं को प्लेसमेंट किया जा चुका है, उसके हाथों में रोजगार दिया जा चुका है। ठीक, चलिए अब इसके अंतर्गत रोशनी कार्यक्रम चलते हैं जी।
DDU-GKY के अंतर्गत एक रोशनी कार्यक्रम है, उसको भी पढ़ लेते हैं। DDU-GKY के तहत एक रोशनी कार्यक्रम है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये कहां लागू? तो नक्सल प्रभावित जिला में ना। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों हेतु विशेष परियोजना है। ये रोशनी कार्यक्रम दोस्तों DDU-GKY के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों में एक विशेष योजना है जी, विशेष योजना है। रोशनी कार्यक्रम सामान्य जिलों में, मैदानी क्षेत्रों में नहीं चलता है, ये सिर्फ उन जिलों में चलता है जो नक्सल प्रभावित हो। हमारे छत्तीसगढ़ में 15 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 15 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, देखिए कौशल विकास हेतु रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के कुल 8 अनुसूचित जनजाति बहुल्य, मतलब 8 आदिवासी बहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिले क्रमशः बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बलरामपुर को शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण बीपीएल युवा लक्ष्य समूह है। यद्यपि महिला अभ्यर्थियों और विशेषकर उपेक्षित जनजाति समूह पीवीटीजी के व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य समूहों, विशेष समूहों जिनमें पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूर, मानव व्यापार पीड़ित व्यक्ति, सर पर मैला ढोने वाला व्यक्ति, किन्नर हो गया जी, HIV से पीड़ित व्यक्ति शामिल है। कि आयु, अधिकतम आयु क्या है? 45। देखिए इसमें अधिकतम आयु क्या रखना, मान लो सामान्य है, एकदम स्वस्थ है, सामान्य है, तो ऐसे परिवार के लिए दोस्तों सदस्य के लिए आयु क्या है? तो 15 से 35। यदि वह व्यक्ति विशेष पिछड़ी जनजाति का है, विशेष कैटेगरी का है, विशेष समूह का है, HIV पीड़ित है, बंधुआ मजदूर है, मानव व्यापार से पीड़ित है, विकलांग है, तो उसके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है। 45 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष के इसके अभ्यर्थी बन सकते हैं, कैंडिडेट हो सकते हैं, इसके तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, रोशनी परियोजना के अंतर्गत 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। भाई रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत 40% महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। मान लो 100% प्रशिक्षण है ना, तो 100 में से 44 दोस्तों 40 महिला होना चाहिए, 40 महिला होना ही चाहिए। ठीक, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन भी किया जा रहा है। इन प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर भी किया जा सकता है। तो DDU-GKY का से तहत जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी अभ्यर्थी होते हैं, उनका प्लेसमेंट जॉब कहां कहां दिया जा सकता है? तो राज्य के जिला में, किसी जिला में दिया जा सकता है, या राज्य में दिया जा सकता है, या राज्य के बाहर भी दिया जा सकता है, मतलब कहीं भी देश में कहीं भी दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, अहमदाबाद में, कहीं भी उसको प्लेसमेंट दिया जा सकता है। ठीक, बाहर भी किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अलग अलग अवधि हेतु निर्धारित है। यथा 3 का मल्टीपल होता है ना, 3 माह का अवधि हो सकता है, मतलब कोर्स जी इसके तथा प्रशिक्षण लेंगे ना, तो 3 माह का हो सकता है, 3 दूनी 6 माह का हो सकता है, 3 तिया 9 माह का हो सकता है, 3 चौक 12 माह का हो सकता है। तो 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12 माह का इसका जो कोर्स होता है हो सकता है। तो याद आप 3 माह का भी कोर्स कर सकते हैं, आपको जॉब दिया जाएगा। ठीक, सभी प्रशिक्षण आवासीय हैं, मतलब सभी को आवास भी दिया जाता है दोस्तों, निःशुल्क आवास दिया जाता है। इसे केंद्रीय प्रायोजित आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक, पहला कम से कम 40% महिलाओं को प्रशिक्षण एवं नियोजन का प्रावधान है। इसमें महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए ये बेस्ट उदाहरण हो सकता है कि DDU-GKY योजना के तहत एक रोशनी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, खास करके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। उसमें दोस्तों 40% महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक बेस्ट उदाहरण है, सशक्त हथियार है बोल सकते हैं। 100% आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है।
विशिष्ट रूप से वैतनिक रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राथमिक आधार पर आदिम जनजाति समूहों पीबीटीजी को सक्रिय रूप में शामिल किया जाएगा। कम से कम 70% युवाओं को प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा, मतलब उन्हें जॉब दिया जाएगा। ठीक, ये रहा रोशनी कार्यक्रम। और पाठ्यक्रम की अवधि 3 माह से 1 वर्ष की होगी, पढ़ चुके हैं। जो भी इसके तहत कोर्स होगा, हॉस्पिटल का, मोबाइल रिपेयरिंग का जो भी कोर्स होगा, वो 3 माह से मिनिमम 3 माह, मैक्सिमम 1 वर्ष। 3 के मल्टीपल में होता है, 3, 6, 9, 12, तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 1 वर्ष का होता है। ठीक ना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत स्वीकृत 127 परियोजनाओं में से कुल 29 परियोजना रोशनी के अंतर्गत हैं जी। तो कितना परियोजना रोशनी के अंतर्गत आते हैं? तो 29 परियोजना रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब DDU-GKI के अंतर्गत NRETP मध्य से कॉल सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने से प्राप्त हुई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में जानकारी प्रदान करने तथा नियोजित हितग्राहियों से निरंतर संपर्क करने हेतु कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो स्टूडेंट से कांटेक्ट करने के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है जी। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है दोस्तों? RCT क्या होता है? तो रूरल, आर का मतलब क्या होता है जी? रूरल। एस का मतलब होता है सेल्फ, ई का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार। टी का मतलब क्या होता है जी? टी का मतलब होता है ट्रेनिंग। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्थान। इसे हिंदी में कहा जाता है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, इसी को RCT कहते हैं। RCT सेटिंग नहीं है, ये RCT है। ठीक, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, RCT के बारे में। देखिए, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT ग्रामीण BPL हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के लिए, BPL हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से लीड बैंक के माध्यम से, किस बैंक के माध्यम से? लीड बैंक के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT की स्थापना की गई है। ठीक, RCT की स्थापना क्यों की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो भारत सरकार के द्वारा की गई है। RCT एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रेनिंग दिया जाता है स्वरोजगार के लिए। भारत सरकार इसको स्थापित किया है, स्टैब्लिश किया है आजीविका मिशन के तहत। वर्तमान में प्रदेश के अविभाजित 19 जिलों में RCT केंद्र स्थापित है। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में RCT केंद्र स्थापित है जी? तो 19 जिलों में RCT केंद्र स्थापित है। ठीक, जिसमें से 11 दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित होता है, 5 बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा संचालित होता है, और तीसरा सेंट्रल बैंक द्वारा संचालित होता है। तीन RCT सेंट्रल बैंक, 11 RCT SBI के द्वारा संचालित है। SBI उसके लीड बैंक है, मतलब 11 RCT सेंटर है ना, RCT संस्था है, उसका लीड बैंक कौन है? तो SBI है। 5 जो RCT है ना, उसका लीड बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा है। 3 जो RCT है ना, इसका सेंट्रल बैंक क्या है? लीड बैंक है, संचालित है। इन सभी केंद्रों में संबंधित बैंकों द्वारा RCT संचालकों की पदस्थापना की गई है। राज्य के समस्त अविभाजित 19 जिलों में संबंधित जिले के लीड बैंक को प्रशिक्षण भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है। तो निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है प्रशिक्षण के लिए। अब तक सभी 18 RCT भवन पूर्ण किए गए हैं तथा इन्हीं केंद्रों में प्रशिक्षण का कार्य संचालित हो रहे हैं, मतलब उसी केंद्र में प्रशिक्षण के कार्य संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो प्रशिक्षण हेतु जितने भी खर्च होते हैं, इसका वहन भारत सरकार करता है, न कि राज्य सरकार। प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 1 हेतु 49 रुपए, प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 2 हेतु 42 रुपए एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 3 हेतु 35 प्रति घंटा प्रति हितग्राही की दर से व्यय का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18,670 लक्ष्य के विरुद्ध 14,762 स्वरोजगारों का प्रशिक्षण 31 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर लिया गया है RCT के माध्यम से। ठीक, बहुत टाइम हो गया क्या जी आज? ठीक,
तो दोस्तों कल इसके बारे में पढ़ेंगे, लोक ओएस के बारे में पढ़ेंगे, लोक ओएस। उसके बाद दोस्तों हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक ना। कल में कंप्लीट हो जाएगा और कल नई योजना, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबल मिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।